हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए लेक्चर 20 भौतिकी के अंतर्गत ये लास्ट लेक्चर है भौतिकी का। इसके बाद साइंस एंड टेक शुरू होगा। तो भौतिकी में विद्युत एवं चुंबकत्व जो लास्ट में दिया है उसमें ये चुंबकत्व का लेक्चर होगा, विद्युत का 19 में है। इसके अलावा एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी के सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो आप उन्हें भी देखें और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो उन्हें शेयर करें। तो शुरू करते हैं चुंबकत्व। तो सबसे पहले चुंबक क्या होता है, क्योंकि चुंबकत्व तो एक गुण है चुंबक का। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि चुंबक क्या होता है। तो चुंबक एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है उसका गुण, कि वो किसी मेटल को या चुंबकत्व वाले जितने भी पार्ट हैं, मतलब पदार्थ हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने की क्या करता है, क्षमता रखता है, और अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाने की क्षमता रखता है। उसको क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। तो सिंपल सा चुंबक का परिभाषा है कि चुंबक एक प्रकार का धातु या पदार्थ है जिसके अंतर्गत मौजूद परमाणुओं की संरचना इस तरह होती है कि वह चुंबकत्व के गुणों को प्रदर्शित कर सके, और लोहे तथा इससे बनी अन्य कई चीजों को यह अपने व अपने चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षित कर सके। ये इसका गुण है, और इसी को क्या कहते हैं, अपन चुंबक कहते हैं। वैसे चुंबक, किसी भी पदार्थ में चुंबक के गुण क्यों आए, तो ये शुरू होता है एक पॉइंट आवेश से। थोड़ा सा ये साइंस का है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डीप है। तो क्या बात करते हैं अपन, आवेश जो मैंने पहले पढ़ाया था आवेश। तो आवेश दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये पॉजिटिव आवेश हो सकता है और निगेटिव आवेश हो सकता है। तो कोई भी जो तत्व या पदार्थ होता है वो किन से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से। और परमाणु किससे मिलकर बना होता है, तो परमाणु बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो जो बाहरी कक्षा में ट्रेवल करता है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कक्षा में ट्रेवल करता है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो क्या होते हैं, उसके नाभिक में होते हैं, मतलब उसके केंद्र में होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, तो आवेश का एक नियम है कि अगर आवेश स्थिर होगा तो सिर्फ क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर वो ट्रेवल करेगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र को भी उत्पन्न करेगा। तो जैसे कोई क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने लगता है वहाँ पे, एसपीडी अपन जो ब्लॉक पढ़ते हैं उसमें कक्षा में। तो जब ट्रेवल करता है तो अपने आप में एक परमाणु एक छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की गति करने से जैसे ही वो गति करता है तो गति की दिशा में, जैसे अपन देखते हैं फ्लेमिंग के लॉ से, तो उसमें से जिस तरफ वो गति कर रहा है उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र अपने आप ही डेवलप होने लगता है। तो जो पदार्थ है, किसी पदार्थ में वो एक जैसे परमाणुओं के एक जैसे अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट मतलब एक जैसे ही वो युग्मत होते हैं। तो उनके अंदर जब वो एक तरह से क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जब एक ही दिशा में रोटेट करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे पदार्थ है, कोई चुंबकीय पदार्थ, तो उसमें एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से अलाइनमेंट है। तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक ही तरह से ही रोटेट करेगा, और हर इलेक्ट्रॉन में एक छोटा छोटा चुंबकीय क्षेत्र है, बहुत छोटा छोटा मैग्नेटिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें गति कर रहा है। और आवेश जब गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र अपने आप ही डेवलप होता है, और विद्युत क्षेत्र भी। तो ये जैसे जैसे डेवलप होता है तो बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्र जब मिल जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, और इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो दूसरी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। और जो चीज़ों में नहीं होता है अलाइनमेंट, उसमें क्या होता है, वो अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। उनमें क्या होता है कि सभी पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उनमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, लेकिन क्या होता है कि उनके जो ब्लॉक होते हैं वो क्या होते हैं, फुल होते हैं, मतलब उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अपने आप में वो गति करेंगे, लेकिन एक दूसरे का क्या करेगा, विरोध करेंगे, और एक दूसरे का विरोध करेंगे तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है उसको क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो किसी भी पदार्थ के अंदर चुंबक चुंबक कैसे होता है, उसके अंदर चुंबकीय गुण क्यों आते हैं, तो इसका यही रीजन है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। हालांकि ये साइंस का है, पर समझने के लिए इंपॉर्टेंट था। और आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप पीएससी के नज़रिए से सिर्फ चुंबक की परिभाषा आपको याद होना चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों चुंबकीय क्षेत्र किसी भी पदार्थ के अंदर आता है। और इसके अलावा कोई भी पदार्थ फिर दो ध्रुवों में बिहेव करने लगता है, एक एन और एक एस। ठीक है, और ये सेम सेम जो ध्रुव होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और जो अपोजिट होते हैं वो आकर्षण का गुण दिखाते हैं। तो ये हो गया चुंबक। और चुंबकत्व तो उसमें जो गुण आता है वो कैसे आता है इसके बारे में। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो फैक्ट के रूप में है कि कंपास सुई एक छोटी बार चुंबक है। ठीक है, बार चुंबक मतलब यही जो ऊपर मैंने डायग्राम में दिखाया उसको बार चुंबक कहते हैं। तो कंपास की सुई एक छोटी बार चुंबक होती है। यह चुंबक के सिरे के निकट के क्षेत्र को जहाँ आकर्षण गुण अधिक होता है उसे ध्रुव कहते हैं। और एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी।
सेम एन और एस दो ध्रुव होते हैं, और जो कंपास होता है जिससे अपन दिशा सूचक बांधते हैं उसकी जो सुई है वो क्या होता है, बार चुंबकीय होता है। इसलिए ही वो जब मैग्नेटिक फील्ड के आसपास उसको रोटेट करते हैं तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होती है उसकी तरफ ही अपने आप को मोड़ देती है और रोटेट करती जाती है। ठीक है। अब चुंबकीय पदार्थ वही पदार्थ होंगे जो चुंबक चुंबक से आकर्षक का वो करें, क्या गुण को प्रदर्शित करें, मतलब उनकी तो तरफ आकर्षित हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकिल। इसके अलावा अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हुए जो आकर्षण नहीं होते चुंबक के द्वारा, उन्हें क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, कागज, पेंसिल, बहुत सारी चीजें हैं जो कि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, जो चुंबक की तरफ, प्लास्टिक, क्या करते हैं, आकर्षित नहीं होते, तो उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि कोई भी चुंबक अगर कहीं पर है तो उसके आसपास का जो एरिया होगा उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके आसपास जो चुंबक है उसके मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र को अपन महसूस कर सकते हैं। अगर आप कंपास से कोई डायग्राम बनाओगे उसके आसपास अगर चुंबकीय क्षेत्र को महसूस करोगे तो उसके जो विशिष्ट क्षेत्र है वहाँ तक इस तरह से आपको चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देगा, एन और एस की तरफ जाती है। तो उससे क्या होता है कि इसे क्या कहते हैं अपन, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक मैग्नेट पे होगा, चाहे वो छोटा से छोटा हो, उसके आसपास जितना भी वो एरिया उसके लिए काम कर सकता है उतने एरिया में चुंबकीय क्षेत्र होगा। बाकी ज़्यादा दूर में आप उसको महसूस करेंगे तो वो धीरे धीरे कम होके और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सभी चुंबक के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र होता है, जहाँ पर आप उसको आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं, कंपास के माध्यम से ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये डेफिनेशन पूछा भी जा सकता है, पूछा भी गया है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, क्योंकि एन से एस की ओर ही जाएगी तो इसका परिणाम और दिशा दोनों होता है, क्योंकि एक दूसरे को काटते नहीं है, एक लाइन दूसरे चुंबकीय क्षेत्र वाली लाइन को नहीं काटेगा। ठीक है। इसके अलावा इसका एसआई मात्रक होता है टेस्ला, और इसका जो छोटा मात्रक है और यूज करते हैं वो करते हैं गॉस। तो दोनों ही आपको याद होना चाहिए, टेस्ला और गॉस, क्योंकि कई बार पूछ लेता है मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, या आपसे ये पूछ लिया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है, 3 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है। अब अगर कहीं पर चुंबक रखा है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगी। वो किस तरह से बनेंगी, वो उसके दिशा के अनुरूप बनेगी। जैसे एन से एस की ओर, एन से एस की ओर अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे कंपास के माध्यम से तो एक दूसरे को काटेंगी नहीं है, एक दूसरे के बराबर डिफरेंस में रहेंगे और बराबर उनका मैग्नीट्यूड भी होगा। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबक के चारों ओर प्रदर्शित हो जाती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं, यही वाली है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जो अपन रेखा है ना उसको अगर अपन कंपास के माध्यम से ड्रॉ करेंगे तो वो जिस तरफ जाएगी या जिस तरफ उसका फ्लो होगा उसे क्या करेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं कहेंगे। और उसी पर खींची गई जो रेखाएं स्पर्श रेखाएं उन्हें क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं, वो प्रदर्शित करती हैं। गुण लगभग वही है जो मैंने बताया कि वो एन से एस की ओर जाएंगे, समान ध्रुवों पे वो करेंगे। तो एक बार उसको पढ़ लेते हैं अपन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक से उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव से मिलती हैं, वही एन से निकलकर एस की ओर जाती हैं। ठीक है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद तथा लगातार वक्र बनाती हैं, क्योंकि यहाँ से निकलेंगी तो कुछ दूरी के बाद वापस यहाँ पे आ जाएंगी, आकर्षित होकर यहाँ से यहाँ हो जाएंगी, क्योंकि एन से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट वाले जो ध्रुव है उसमें आकर्षण का गुण देंगे कि नहीं देंगे, वही सेम टू सेम वही है। चुंबक के ध्रुव के समीप जहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, तथा चुंबक के ध्रुव से दूर जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा छोटा होता है, छितरा होता है। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी दूर दूर होती हैं। जैसे यहाँ पर है पॉइंट पे एन पर तो बहुत ज़्यादा, एस पर बहुत ज़्यादा होगी इनकी डेंसिटी, लेकिन इसको अगर दूर आप लेके जाओगे तो यहाँ पर क्या होगी, इनकी डेंसिटी कम होती जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि यदि ये काटेंगी तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ये आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, चाहे वो कैसे भी हो। ठीक है। इसके अलावा किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं आपस में समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। समांतर मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो एक दूसरे के क्या होंगे, ये समांतर है एक पॉइंट पे। ठीक है। इसी तरह कहीं पर भी देखोगे तो एक पॉइंट पे क्या होंगे, समांतर होंगे और समदूरस्थ होंगे। यहाँ पर जितना दूरी है यहाँ पर भी वही दूरी मेंटेन करके वो एक दूसरे को वो करेंगे। इसका अर्थ यह है कि किसी एक
इसका अर्थ यह है कि किसी एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा क्या होती है, समान होती है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर तीर द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर तीर द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, प्रदर्शित होती है। अगला क्या है, जब चुंबकीय कंपास सुई को चुंबकीय क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर रखा जाता है तब यह किसी बिंदु पर पंक्ति के सापेक्ष स्पर्श करती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं थी उनके गुण के बारे में। तो आपको इतनी चीज़ अब आनी चाहिए कि चुंबक क्या होता है, ठीक है, अनुचुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, कंपास क्या होता है, बाहर चुंबक क्या होता है, ये भी आपको आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और उसका मात्रक। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं उनके गुण। और चुंबकत्व तो कैसे आता है ये मैंने आपको बता दिया कि आवेश के माध्यम से, क्योंकि प्रत्येक परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसमें दो तरह के फील्ड को जनरेट करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रिक क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। तो दोनों तरह से चुंबकीय क्षेत्र का जब एडिशन हो जाता है, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक ही जैसे डायरेक्शन पे वो करते हैं, जिसकी वजह से आपको चुंबकीय क्षेत्र महसूस होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा है उसका चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह घटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। और जो अपन मैग्नेट बनाते हैं टेम्परेरी, ठीक है, अस्थायी चुंबक कहते हैं जिसको, वो इसी के माध्यम से बनाते हैं। जब किसी भी चालक में विद्युत धारा कुंडली के रूप में बना के उस पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा की दिशा के अपोजिट पे जब हैंड अपन देखेंगे तो मान लो ये एक वो है, ठीक है, इसमें कुंडली रूप से इस तरह से मैग्नेट है। अब इसको अगर आप मुट्ठी से पकड़ोगे, ठीक है, तो धारा की दिशा मान लो ये वाली है, तो धारा की दिशा में आपका अंगूठा रहना चाहिए, ठीक है। नहीं, धारा की दिशा के अपोजिट में आपका क्या होना चाहिए, सारे उंगली होनी चाहिए। तो जो अंगूठा आपका होगा वो कहाँ पर बताएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह घटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। इसके अलावा एक धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का स्वरूप उसकी आकृति पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न आकृति वाले धारावाही चालकों द्वारा भिन्न भिन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये सेम ऐसे ही है, अगर छोटा चुंबक होगा या छोटा परमाणु होगा तो उसका चुंबकीय क्षेत्र छोटा होगा, बड़ा होगा तो बड़ा होगा। जैसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में क्या है कि अगर आप कंडक्टर बड़े लेते हैं, चालक बड़े लेते हैं, उसमें कुंडली ज़्यादा लगाते हैं और इसके बाद उसमें अगर आप चुंबकीय धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह सेम आप मैग्नेट से भी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न, मतलब करंट को उत्पन्न कर सकते हैं। चुंबकत्व के कुछ सिद्धांत होते हैं जिनमें मूल सिद्धांत, इनको भी अपन को याद रखना है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्म में होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, ये एकदम करेक्ट है। इसको याद ना भी रखो तो भी इसको लिखना आपको आना चाहिए, मतलब ये लिखना है, इसको आप भूलना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित, समजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी आपको पता ही है, लेकिन ये आपको लिखना है गुण में, इनके सिद्धांत में। प्रत्येक चुंबक चुंबकीय पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है, आकर्षित करता है। बगड़े जितना उसका चुंबकीय क्षेत्र का क्या इंटेंसिटी होगा उतने ही पावर से वो सामने वाले पदार्थ को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबक सदैव उत्तरी और दक्षिणी दिशा में ठहरती है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार देखोगे तो दो ही प्रकार के चुंबक होते हैं। कौन कौन से, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है अपने लिए प्राकृतिक चुंबक, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले चुंबक है उसके बारे में आपको आना चाहिए। सबसे पहली बात कि अपन को अगर कहीं पे पूछ लिया जाए कि चुंबकत्व के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला, तो सबसे पहले क्या है, मैग्नीशिया नामक टापू में सबसे पहले वहाँ पे जो चरवाहे थे, वहाँ जो निवास कर रहे थे लोग, उनको ये पता चला कि वहाँ जब वो जूते पहन के जा रहे हैं, कील वाले चमड़े के जूते पहन के जा रहे हैं, तो उनको कुछ पत्थर हैं जो उनके जूते के कील जो हैं उनको आकर्षित करता है, ठीक है। और जब वो घर पे लाए तो वो लोहे के पदार्थों को भी, वही जो पत्थर के टुकड़े थे उन्हें लाया गया। वो तो मैग्नीशिया नामक टापू के नाम पर ही मैग्नेट इसका नाम पड़ा। और मैग्नेट का सबसे ज़्यादा अध्ययन और इसके गुणों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी चीन वालों ने अध्ययन किया, तो इसे चीन में भी माना जाता है। तो इस तरह से मैग्नेट का उत्पत्ति हुआ और इस पर पाया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अभी अब जब भूचुंबकत्व पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज़ों को बताया जाएगा कि आप कैसे इसको महसूस करते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं, तो ऐसे खनिज जिसमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। मतलब क्या है, ऐसे पदार्थ जिनमें स्वाभाविक रूप से उनमें चुंबकीय गुण क्यों होंगे, क्योंकि सारे जो उसके प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होंगे या उसके जो परमाणु होंगे वो एक ही दिशा में अलाइनमेंट होंगे, ठीक है।
और एक ही दिशा में अलाइनमेंट होंगे तो वो चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेंगे। क्या? प्राकृतिक रूप से। उन पर किसी प्रकार से कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। प्राकृतिक चुंबक वास्तव में लोहे तथा ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है। ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं जिनका रासायनिक सूत्र Fe3O4 होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? लोड स्टोन। ये भी आप याद रखना है प्राकृतिक चुंबक का। अब इसके कुछ गुण और हानियां क्या क्या होती हैं ये अपन को आना चाहिए। तो प्राकृतिक चुंबक में आकर्षण का गुण होता है। ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बहुत टाइम तक अगर वो लोहे के टुकड़े उसके साथ संपर्क में आएंगे तो उनमें चुंबकत्व के गुण भी आ जाएगा, और अगर बहुत टाइम तक उसको खुला छोड़ दोगे तो चुंबकत्व के गुण चले भी जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। दिशा का गुण, ठीक है, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर उत्तर दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा को क्या करेगा? इंगित करेगा। तो ये भी उसमें अपने आप ही दिखेगा। आप जब उसमें इस चीज़ को फाइंड करेंगे तो उसके गुण में आपको ये दिखाई देने लगेगा। हानि क्या है? तो इसका आकार अनियमित होता है, ये कमजोर होते हैं। क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तो इनका आकार एक बार चुंबक या किसी विशिष्ट रूप से चुंबकत्व जिसका हम प्रैक्टिकली अपने भौतिक जीवन में यूज कर सकते हैं वैसे नहीं होते हैं। इन्हें उस रूप में ढालना पड़ता है, और इनका चुंबकीय क्षेत्र भी उतना स्ट्रांग नहीं होता क्योंकि इनकी आकृति क्या होती है? अनियमित होती है, और ये कमजोर होते हैं। तो ये इसकी हानियां हो गई। अब गुण में आकर्षण और दिशा दो, तो आपके दोनों याद होने चाहिए। कृत्रिम चुंबक, अभी जो विद्युत धारा प्रभाव उसके द्वारा ही अपन बनाते हैं कृत्रिम चुंबक, या फिर किसी चुंबक के साथ उसको चुंबकत्व को पैदा करते हैं। तो क्या करते हैं? एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं तो अपने आप ही जिसके साथ जो रहने वाली चीज़ है उसमें चुंबक के गुण आ जाते हैं। तो कृत्रिम चुंबक वे चुंबक होते हैं जिन्हें कृत्रिम ढंग से बनाया जाता है, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। अधिकांश कृत्रिम चुंबक लोहे, इस्पात और निकल के बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक और छड़ चुंबक इसके उदाहरण है। वही विद्युत धारा का प्रभाव जब आप उसमें करंट को फ्लो करेंगे तो अपने आप ही चुंबक के रूप में बन जाएगा। इसके लाभ क्या हैं? इन्हें मनचाही नियमित आकृति दी जा सकती है, और वे मजबूत होते हैं, और इनसे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इससे बहुत ज़्यादा यूजेस जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, जैसे कि बुलेट ट्रेन हो गए, ये जितने भी चीज़ें इसमें कृत्रिम चुंबक का ही उपयोग किया जाता है। मोटर हो गए, जनरेटर हो गए, इनमें भी उसी का प्रयोग किया जाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें पृथ्वी का चुंबकत्व, मतलब पृथ्वी में चुंबक है, पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ये कैसे पता चला? तो सबसे पहले वही है मैग्नीशिया वाला थ्योरी कि अपन ये कह सकते हैं कि पृथ्वी में चुंबकत्व है क्योंकि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से भी चुंबक के जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे कि मैग्नीशिया में टापू में पाया गया जो मैग्नेट था, या पत्थर थे जिनमें मैग्नेट जैसे व्यवहार कर रहे थे, वो हो गए। या फिर किसी भी मैग्नेट को आप स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे तो वो क्या करेगा? उत्तर दक्षिण दिशा को ठहर जाना उसका। ये भी बताता है कि पृथ्वी क्या चुंबक की तरह व्यवहार करता है, पृथ्वी में चुंबकत्व है। इसके अलावा पृथ्वी में अगर मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकत्व है तो उसके बहुत सारे प्रमाण ऐसे भी अपन दे सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप उसके प्रभाव में रखते हैं तो वो ऑलरेडी, मतलब आप किसी भी बार को बहुत देर तक दबा के रखते हैं तो उसमें जो पृथ्वी के चुंबकत्व है उसके वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? डेवलप होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अपन बता सकते हैं कि पृथ्वी में चुंबकत्व है। अब चुंबकत्व है तो उसका अध्ययन कैसे करेंगे, किस तरह से है, किस तरह से अलाइनमेंट है, इस तरह से। तो बात करते हैं पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र एक प्राकृतिक स्रोत है जहाँ पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है। अब देखते हैं कैसे विद्यमान है, ठीक है। तो पृथ्वी तल के समीप क्षैतिज दिशा में स्वतंत्र पूर्वक घूमती हुई चुंबकीय सुई का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकना या ठहरना, ये बताता है हमको कि चुंबकीय क्षेत्र है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। यदि सुई को सदैव, यदि सुई को किसी दिशा में विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो भी वह शीघ्र ही अपनी उपयुक्त उत्तर दक्षिण दिशा में पुनः ठहर जाती है। इसी प्रकार किसी दंड चुंबक को किसी ऊर्ध्वाधर धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक भी सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। यह तभी संभव है जब चुंबकीय सुई तथा चुंबक किसी निश्चित दिशा या क्षेत्र में, जो कि पृथ्वी के कारण ही संभव हो सकता है, जो पृथ्वी के कारण ही हो सकता है। तथा चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के आकार के समान होता है। चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के व्यास की लंबाई का 1/5वां भाग होता है, जो कि पृथ्वी के केंद्र की ओर झुका होता है। अब क्या है, दक्षिण ध्रुव पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। अतः दक्षिण ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र भौगोलिक रूप से उत्तर की ओर होता है तथा उत्तरी ध्रुव का चुंबकीय क्षेत्र भौगोलिक रूप से दक्षिण की ओर होता है। पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम 4 × 10⁻⁵ टेस्ला होता है। जो सेकंड वाला पॉइंट है उत्तर दक्षिण ध्रुव, ये मैं आपको आगे जो डायग्राम है उसमें समझा दूंगा कि किस तरह से इसमें बताया गया है कि उत्तर को दक्षिण की ओर होता है और दक्षिण उत्तर की ओर होता है।
ये एक मिस्टेक है जो शुरुआत में जब अध्ययन किया गया तो उस टाइम इसको किया गया और बाद में ये चीज़ चलती रही और ये कंटिन्यू हो गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम समय समय पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से अपन बता सकते हैं कि पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान है और चुंबक के गुण भी पाए जाते हैं। अब पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके कुछ अवयव हैं, तो अवयव आपको जान लो, ठीक है। तो मान लो पृथ्वी गोल है, ठीक है, और पृथ्वी अगर गोल है तो अपन पृथ्वी पे सिंपल से जिधर से सूरज उग रहा है उसको क्या कहेंगे, ईस्ट कहेंगे, और जिधर पर डूब रहा है उसको क्या कहेंगे, वेस्ट कहेंगे, और उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, नॉर्थ होगा, और उसके इस साइड पे क्या होगा, साउथ होगा। ये अपन ने निकाल लिया। किसी पृथ्वी का अगर आपने डायग्राम दिया तो इस तरह से आपने फाइंड कर लिया क्या, दिशा, दिशा निकाल लिया। अब क्या है, जब किसी मैग्नेट को अपन ठहराते हैं, ठीक है, रख रहे हैं, तो वो इसी रूप से एन और एस के रूप में यहाँ पे क्या करता है, ठहर जाता है। तो जिस तरह से एन और एस के रूप में ठहर जाता है, तो अपन जब ठहरना या फिर किसी भी चुंबक क्षेत्र को मान लो यहाँ पे ले रहे हैं, मान लो इस पॉइंट से अपन कोई चुंबक शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी दिशा इस तरह से जाके और यहाँ पे ख़त्म होगी, और इस तरह से जाके यहाँ पे ख़त्म होगी। तो ये हो रहा है। तो इससे अपन क्या बात कर रहे हैं कि इससे अपन को लगा कि यहाँ पे आके गिर रहा है, इस पॉइंट पे आके गिर रहा है, ठीक है, एन और एस पे। और जबकि जो भौगोलिक रूप से नॉर्थ और साउथ है, क्योंकि अपन ने पता कैसे किया कि भौगोलिक रूप से नॉर्थ और साउथ ऐसे होंगे, तो भौगोलिक रूप से जो नॉर्थ और साउथ है वो क्या है, एकदम से सेंटर में है। लेकिन जो चुंबकीय रूप से नॉर्थ साउथ अपन ने निकाला वो कहाँ है, थोड़ा सा भौगोलिक रूप से जो उत्तर दक्षिण है उससे थोड़ा पहले ही है, मतलब उसे डिफ्लेक्ट करता है। तो भौगोलिक योम्योत्तर और चुंबकीय योम्योत्तर के बीच में क्या होता है, डिफ्लेक्शन बचा, मतलब इन दोनों के बीच में एक एंगल बच रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर क्या है, समांतर नहीं है और ना ही लंबवत है। तो क्या है, एक दूसरे से थोड़ा एंगल से डिफ्लेक्ट करते हैं। और ये जो सेकंड वाला पॉइंट था वो यही था, क्योंकि हमने इधर से जब गया कोई चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पे गिर रहा है तो ये एन नहीं होगा, क्योंकि हम एन साइड पे अगर इसको देख रहे हैं तो ये एन नहीं होगा। तो अगर ये एन हुआ, अगर इसको अपन मैग्नेट का एन मानते हैं, तो पृथ्वी का इधर क्या होगा, एस होगा। लेकिन वास्तव में पहले जब साइंटिस्टों ने इसका क्या किया, प्रैक्टिकल किया, तो उन्होंने मान लिया कि अगर ये एन जा रहा है तो पृथ्वी का भी इस तरफ क्या होगा, एन होगा, और इस तरफ क्या होगा, एस होगा। जिसकी वजह से ही वास्तव में क्या हो रहा है, भौगोलिक रूप से ये उत्तर है, मैग्नेटिक रूप से ये उत्तर है, लेकिन पृथ्वी के मैग्नेटिक क्षेत्र के रूप में क्या है, ये साउथ है। क्योंकि साउथ है तभी तो एन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अगर एन को आकर्षित नहीं, अगर एस होता तो एन ही होता, अगर यहाँ पे पृथ्वी का, तो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता। लेकिन ये एस है, इसलिए क्या करता है, उसको आकर्षण करता है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भौगोलिक यमोत्तर और फिर जो चुंबकीय यमोत्तर है उसके बीच में क्या होता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है, थोड़ा सा एंगल होता है, उसको क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट है, दिक्पात का कोण ये है। आप इस डायग्राम को अगर एक बार बना लेंगे तो आपको दिक्पात का कोण 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। और दो वर्ड आपको याद रखना है, भौगोलिक यमोत्तर और चुंबकीय यमोत्तर, बस। अब बात करते हैं नमन कोण। तो नमन कोण में क्या होता है, मान लो पृथ्वी है, अब इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र आप लेके जाओ, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करो एक मैग्नेट से, मैग्नेट से तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट देखो, यहाँ पे पृथ्वी का पॉइंट देखो, तो क्या है, एक दूसरे के समांतर है, ठीक है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है। यहाँ पे भी देखो तो एक पॉइंट पे क्या होता है, समांतर होते हैं, इस तरह से समांतर होते हैं, इस तरह से समांतर ही होता है, क्योंकि पृथ्वी भी उस दिशा में उतना ही रोटेट कर रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे आपके देखो, यहाँ पे एकदम से क्या होता है, वो नीचे करके पॉइंट आउट करके यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अगर इस पॉइंट पे ड्रॉ किया जाए तो एक एंगल सा बनेगा। एंगल क्यों बनेगा, क्योंकि इस पॉइंट का डायरेक्शन इस तरफ है और जो पृथ्वी का है डायरेक्शन वो ऐसा है, क्योंकि इसका समांतर होता तो ये ऐसे निकल जाना चाहिए, तो पर ये क्या है, यहाँ पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे दब जाता है। तो ये जो पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, थोड़ा थोड़ा हर जगह बन सकता है, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है, ये समांतर ही होता है। लेकिन एकदम से जो ध्रुव होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो इस वाले कोण को ही क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब उस एंगल को निकालेंगे, परिणाम निकालेंगे, तो उसका इस तरह से निकाल सकते हैं अपन, क्षैतिज पे ये ले लो, हॉरिजॉन्टल पे ये ले लो, और कॉस और साइन के फॉर्म पे निकाल लेंगे, तो वो क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल, और उसका जो परिणाम है वो इस तरह से आएगा, टेन थीटा बी वी अपन बी एच। तो ये आप याद रख लो, बी वी अपन बी एच उसका क्या होगा, परिणाम होगा किसका, नमन कोण का। कि नमन कोण अपन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं।
जो मैंने आपको बताया उनके ही छोटे छोटे डेफिनेशन है कि दिक्पात का कोण क्या होगा। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक यमोत्तर एवं चुंबकीय यमोत्तर के बीच के न्यून कोण को पृथ्वी के उस स्थान पर दिक्पात का कोण कहते हैं। वही सिंपल सा है, जो ये है और ये है, इन दोनों के बीच का क्या है, कोण है, दिक्पात का कोण है। नमन कोण, किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर के मुक्त रूप से लटकाई गई चुंबकीय सुई के अक्ष क्षैतिज साथ जो कोण बनाती है उसे उस स्थान पर नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर यह अधिकतम 90 तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम 0 डिग्री होता है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। सेम वही है, जब आप ये पृथ्वी है उसके चुंबकीय क्षेत्र को इस तरह से देखेंगे तो इनमें एकदम पॉइंट पे एकदम ऐसे हो जाएगा, धंस जाएगा इस पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, 90 होगा। लेकिन यहाँ कहीं पर आप देखेंगे तो थोड़ा कम होगा, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट भूमध्य रेखा पे देखोगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो आपको नमन कोण याद होना चाहिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक किसी स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र BV के क्षैतिज घटक H तथा ऊर्ध्वाधर घटक V के वियोजित कर सकते हैं। प्रायोगिक दृष्टिकोण से इनमें क्षैतिज घटक अधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए क्षैतिज के रूप में लेते हैं। तो tan थीटा V/H आता है, जो मैंने आपको बताया था किसके, नमन कोण के रेफरेंस में। भौगोलिक यमोत्तर क्या होगा, वही होगा किसी स्थान पर पृथ्वी के क्षैतिज तल में स्थित भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन को भौगोलिक यमोत्तर कहेंगे। ये पृथ्वी है, ये वाले लाइन को क्या कहेंगे, भौगोलिक यमोत्तर। चुंबकीय यमोत्तर वही है, सिंपल सा, जब पृथ्वी के करते हैं तो भौगोलिक हो गया, और इनके बीच में क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर जो एंगल बनाता है उसको क्या करते हैं, दिक्पात का कोण, और उसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय यमोत्तर। जब मुक्त रूप से लटकता हुआ दंड चुंबक स्थिर होता है, उसके अक्ष से होकर गुजरने वाली एक ऊर्ध्वाधर समतल को चुंबकीय यमोत्तर कहते हैं। आप चुंबक को जैसे लटकाओगे, ठीक है, तो वो हमेशा इस तरह से ही बताएगा अपने आप को, एकदम से लंबवत नहीं बताएगा ऐसे खड़े। उदासीन बिंदु क्या होता है, तो उदासीन बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, अर्थात उदाहरण बिंदु पर पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र किसी अन्य चुंबकीय क्षेत्र के बराबर या दिशा के विपरीत होता है। तो उदासीन बिंदु मतलब सिंपल से, मान लो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक है, अब यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ पे किसी और ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, उदासीन बिंदु होगा। कहाँ पे, जहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और किसी और ग्रह या किसी और पिंड का चुंबकीय क्षेत्र क्या इक्वल है, यहाँ पर इस पॉइंट पर इनका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा दोनों का, क्योंकि चुंबकीय परिणाम क्या है, चुंबकीय बल का जो क्षेत्र है वो बराबर है, परिणाम क्या है, इक्वल है, इसलिए। बहुत इंपॉर्टेंट है चुंबकीय पदार्थ, इनका अध्ययन किसने किया था, तो 1846 में फैराडे के द्वारा किया गया था पहली बार। तो उन्होंने 3 प्रकार के पदार्थ पाए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ का। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकित हो जाते हैं, तथा ये पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर कुछ प्रतिकर्षित होते हैं, इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, तथा इनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। बिस्मिथ, एंटीमनी, जस्ता, तांबा, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ समझने की बात है, ठीक है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के जो बल होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। मान लो कोई इस तरह से रोटेट कर रहा है और उसके अपोजिट में कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो दोनों परमाणु एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो इनमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है, लेकिन जैसे इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे आप, किसको, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, तो चुंबकीय क्षेत्र में इनको जैसे रखोगे आप, तो क्या है, इधर वाले में तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा, लेकिन इधर वालों में तो पड़ने लगेगा ना, पड़ेगा। तो क्या है, ये हमेशा प्रकृति का नियम अगर देखा जाए तो क्या कहता है, अपने होने मतलब अपने परिवर्तन के होने को क्या करता है, विरोध करता है। अगर आप कुछ करोगे तो उसके होने का विरोध हमेशा किया जाता है, क्या, प्रकृति का नियम है। तो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, तो अब इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है ना, उसके मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है, कौन, मैग्नेट। तो इस परिवर्तन का विरोध कौन से इलेक्ट्रॉन करेंगे, पास वाले इलेक्ट्रॉन ही तो करेंगे, ठीक है। तो ये पास वाले इलेक्ट्रॉन विरोध करते हैं, तो इनमें थोड़ा सा चुंबकीय क्या होता है, गुण आने लगता है, क्योंकि विरोध करते हैं तो ये अपने आप को छोड़ देते हैं, और इस प्रतिचुंबकीय पदार्थ में हल्का प्रतिचुंबकीय फील्ड बन जाता है। वो किसके क्षेत्र में बनता है, मान लो ये एन है ना, तो एस एन के रूप में ही बनेगा। तो क्या करता है, जैसे ही एकदम माइक्रो सा होता है, तो जैसे इसके पास ले जाओगे ना, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ अपने आप को प्रतिकर्षित
कर देगा। ये लॉ ऑफ नेचर के रूप में होता है। ठीक है, ये समझने के लिए था, सिंपल सा आपको ये जानना है कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकत्व हो जाते हैं। क्षीण चुंबकत्व क्यों होते हैं? क्योंकि अपने वो कारण है जो किसकी वजह से वो न्यूट्रल थे, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र होता है तो जो इसको प्रभावित करता है, तो उस कारण की वजह से वो अपोज करते हैं, जिसकी वजह से उन पर क्या थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, जिसकी वजह से वो अब क्या करते हैं, सेम हो गया, सेम क्या हो गया इनका, सेम ध्रुव हो गया, एन एन डेवलप हो गया मान लो, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और थोड़ी दूर जाएंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुण क्या होंगे? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कम तथा ऋणात्मक होती है। इनकी चुंबकीय प्रकृति ताप पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्यों ऋणात्मक इसलिए मानी जाती है क्योंकि वो सेम दिशा में थोड़ा सा चुंबकत्व हो जाते हैं और प्रतिकर्षित करते हैं, दूर हटते हैं उससे। जब इन पदार्थों को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। अधिक तीव्रता में ये सेम पोल क्या करता है, डेवलप करता है, और उसके अपोजिट में भी पोल डेवलप करेगा, लेकिन वो पोल क्या होगा, स्ट्रांग नहीं होगा। तो प्रतिकर्षित स्ट्रांग पोल से होगा और जो कमजोर पोल है उसकी तरफ शिफ्ट होगा, तो उसकी तरफ ही जैसे शिफ्ट होगा वो तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा स्ट्रांग से लो की तरफ। ये पदार्थ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं में ये कण वायु की अपेक्षा अधिक दूर होते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं में ये कण वायु की अपेक्षा अधिक दूर होते हैं। चुंबकीय बल क्षेत्र में चुंबकीय कण ताप के बढ़ाने अथवा घटाने पर परिवर्तित नहीं होते। इन पर कोई भी चुंबकीय प्रभाव का असर नहीं पड़ेगा ताप को बढ़ाने या घटाने पर। लौ चुंबकीय पदार्थ ये तुरंत चुंबकित हो जाते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें चुंबक के गुण होते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का अलाइनमेंट अपोजिट साइड में होता है, मतलब किसी किधर भी होते हैं, रैंडम होते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या है, चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। लेकिन जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, कुछ पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर अधिक तेजी से आकर्षित होते हैं। इन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इनके गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं, ये आपको लिखना आना चाहिए। और लोहा, निकल, कोबाल्ट इसके क्या है, उदाहरण है। अब क्या है, मान लो ऐसा रैंडम रूप से कोई चीज़ बना हुआ है, ठीक है, एक चुंबक है, इसमें रैंडम है इलेक्ट्रॉन सारे। अब कोई मैग्नेट यहाँ पे आके रख दो, तो सारे जो रैंडम क्या थे, इन पे रैंडम क्या थे, परमाणु थे, वो मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही देखेंगे तो अपने, क्योंकि इन पे तो मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कैंसिल करते थे, इसलिए एक दूसरे पे इन पे चुंबकीय गुण जो है था प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे ही इन पे आया तो आकर्षण का गुण होता है, तो सारे के सारे चुंबक एक ही डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाएंगे और एन और एस के रूप में पोल डेवलप कर लेंगे और उसके अपोजिट साइड में करेंगे। मान लो एन है तो एस इस तरह से आकर्षित होगा और अपने आप में ही सारा अलाइनमेंट होगा और स्ट्रॉन्ग चुंबक का निर्माण करेंगे। इनके गुण क्या होता है, तो ये पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। इन पदार्थों में अनुचुंबकीय पदार्थ के सभी गुण अधिक प्रबल होते हैं। इनकी चुंबकीय प्रकृति ताप बढ़ाने पर कम ताप और ताप घटाने पर अधिक हो जाती है। ठीक है, इन पर ताप का इफेक्ट पड़ता है, सिंपल सी बात है। लौह चुंबकीय पदार्थ में इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक एवं अधिक होती है। जब इन्हें क्यूरी ताप के ऊपर गर्म किया जाता है तो ये क्यूरी नियम का पालन करते हैं, इनका चुंबकत्व तो क्या होता है, खत्म हो जाता है। चुंबकीय बल रेखाओं के कारण ये कण वायु के कणों की अपेक्षा अधिक पास होते हैं। असमान चुंबकीय क्षेत्र में ये पदार्थ क्षीण क्षेत्र से प्रबल क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, वो क्षीण क्षेत्र मतलब कमजोर क्षेत्र की ओर आकर्षित होता था, ये प्रबल क्षेत्र की ओर आकर्षित होगा। अब अनुचुंबकीय पदार्थ, ठीक है, वे कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। जैसे एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीशियम। ठीक है, जो लौह चुंबकीय पदार्थ उनमें तो डोमेन थे तो अपने आप ही वो बदल जाते थे। अब अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या है, इनमें चुंबकत्व के गुण तो हैं लेकिन ये अलाइनमेंट इनका अलग अलग होता है। जैसे कि लौह चुंबकीय पदार्थ में डोमेन के अलग अलग होते हैं। एक बार मैं उसको दोबारा बता देता हूँ कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ है उनमें इस तरह से होते हैं, तो चार चार रूप से अगर बांट दो तो यहाँ पे डोमेन अलग अलग होंगे। किसी की दिशा इस तरफ होगी, किसी की दिशा इस तरफ होगी, किसी की दिशा इस तरफ होगी। तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र के पास रखते हैं तो एक डोमेन अपने आप को विस्तार करता है जो उसके अपोजिट क्षेत्र में फील्ड को डेवलप करता है और धीरे धीरे इनके क्षेत्र को क्या करता है, कमजोर करते जाता है और छोटे हो जाते हैं।
अब अनुचुंबकीय पदार्थ जो है उनके गुण क्या क्या हैं। जब इन पदार्थों को क्षण को चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रपूर्वक लटकाते हैं तो क्षण के अक्ष घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाती है, एक होगा। जब इन पदार्थों का असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कम से तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर आकर्षित होते हैं। इनकी चुंबकीय प्रकृति केवल केल्विन ताप के व्युत्क्रमणानुपाती होता है, ठीक है, ताप पर ये भी निर्भर करते हैं। इनकी चुंबकीय प्रकृति धनात्मक एवं कम होती है। चुंबकीय बल रेखाओं में ये कण वायु के कणों की अपेक्षा अधिक पास होते हैं। ताप में वृद्धि करने पर पदार्थों का चुंबकत्व क्या होता है, घटता है। तो ये सारे इसके गुण हैं, किसके, अनुचुंबकीय पदार्थ के। तो प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय और क्या हो गया, अनुचुंबकीय, और इसके गुण हो गए। अब क्या है, चुंबकीय गुण किसी भी चुंबक के कब समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो यह है कि किसी भी चुंबक को बहुत ज़्यादा पीट दिया जाए, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसके जो आकार है उसमें परिवर्तन ला दिया जाए तो उसका चुंबकत्व क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा। अलाइनमेंट चेंज होगा तो वहाँ पे चुंबकत्व ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो परमाणु होंगे उनका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाएगा, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा तो चुंबकत्व नगण्य हो जाएगा। अगला जो है वो क्या है कि अगर किसी चुंबक को आप बहुत ज़्यादा गर्म कर दो या गर्म करना शुरू करोगे तो उसका चुंबकत्व कम होता जाएगा, एक स्थिति के बाद उसका चुंबक खत्म हो जाएगा। किसी बार चुंबक को अगर आप खुला छोड़ दो तो कुछ देर बाद वो अपना चुंबकत्व क्या करता है, खत्म कर देता है, क्योंकि पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र और वहाँ के वातावरण पे इफेक्ट पड़ता है और धीरे धीरे उसका अलाइनमेंट बदल जाता है और चुंबकीय गुण खत्म हो जाता है। दोबारा उसको मैग्नेटाइज करोगे तो दोबारा अलाइनमेंट बनेगा और दोबारा चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो चुंबकीय गुण कब खत्म होंगे, पीटने से, गर्म करने से और खुला छोड़ने से, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ये है, क्यूरी ताप किसे कहते हैं, तो वह ताप जिस पर किसी चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय गुण समाप्त हो जाते हैं उस तापमान को क्या कहते हैं, क्यूरी ताप कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्यूरी ताप का डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि किस ताप पर चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा तो उसको कौन सा ताप कहेंगे, क्यूरी ताप कहेंगे। प्रत्येक तत्व के लिए अलग अलग होता है क्या, क्यूरी ताप। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो मैग्नेट में इतना ही था, और ये आप इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है तो आप इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन आता ही आता है विद्युत और चुंबकत्व से। और 3 नंबर की डेफिनेशन तो फिजिक्स के बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 और 6 नंबर में ही आते हैं। तो लाइट और चुंबकत्व और विद्युत और चुंबकत्व और लाइट, ये 3 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इसका नोट्स आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम, इस नाम से आप अगर सर्च करेंगे @MPPSC/KRM आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस नाम से आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।